डिस्कस करेंगे रीट 2021 का पेपर। तो आपको दिख ही रहा है किसका, ये मनोविज्ञान का है। कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं साहब। तो आपका एक प्रकार से टेस्ट हो जाएगा। और जैसे ये क्लास पूरी हो जाए आप जाइएगा टेलीग्राम पर। क्या मिलेगा आपको वहाँ पे 2011 से लेकर 2021 तक के लेवल 2 के पेपर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। उनको जब भी आपको टाइम मिले, कभी मनोविज्ञान पढ़ लिया, कभी आपने हिंदी के प्रश्न हल कर लिए, कभी सब्जेक्ट के हल कर लिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई रामबाण है ही नहीं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कैसे टॉपिक को हमें तैयार करना है। आइए डिस्कस करें। पहला प्रश्न देखो, 2021 में जो पेपर हुआ था ना, एक प्रकार से बोर्ड ने मतलब सिस्टम ही खराब कर रखा है। पता नहीं वहाँ पे कौन बैठा है। आरटीसी बताओ 3 प्रश्न पूछे, समायोजन से एक भी प्रश्न नहीं पूछा, क्रियात्मक अनुसंधान से 2 प्रश्न पूछ लिए। तो ये स्थिति है वहाँ की। तो कोई बात नहीं, अपने तो तैयारी से मतलब रखना है। तो पहला प्रश्न आरटी 2009 से पूछा था और कोई नया प्रश्न नहीं था, बार बार आता है ये कि प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे बताइए। तो 45 घंटे इसमें आपके तैयारी के भी शामिल होते हैं। तो ये सीधा उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। दूसरा पूछा है देखो क्रियात्मक अनुसंधान वाले टॉपिक में से कि विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा एचएम के द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के कारणों को पहचानने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो विद्यालय स्तर पर कौन सा अनुसंधान करते हैं? अपने सिलेबस में क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखना, फैक्चुअल जो प्रश्न है, सीधे फैक्ट बेस्ड प्रश्न है, उनको तो मनोविज्ञान में कभी गलत नहीं करना, अच्छे से ढंग से तैयार कर लेना। बाकी कोई प्रश्न नहीं आए तो जो पॉजिटिव आंसर मिले, जो ऑप्शन में ठीक ठीक लगे, मजबूत आंसर लगे, थोड़ा बड़ा लगे, तो वो आंसर बनेगा। अब देख लेना आप अपनी स्थिति। अगला प्रश्न, कीवर्ड को भी छांटना आना चाहिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? अब बताओ, रिजल्ट की बात कौन करता है, परिणाम की बात कौन करता है, पुनर्बलन की बात कौन करता है? तो क्रिया पर स्वतः अनुबंधन जो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। यही कहते हैं परिणामों से सीखने की बात, पुनर्बलन से सीखने की बात। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, पावलाव का है, सब लोग जानते हैं। सूज का सिद्धांत खोलर का है। संज्ञानात्मक संज्ञानवादी तो कई हैं, प्याजे भी है, वाइगोत्स्की भी है, ब्रूनर भी है ना। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पहले तो देखो स्कीमा क्या है, समझो इसको। शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक बच्चे के अंदर जो पहले से मौजूदा ज्ञान है ना, वो स्कीमा है। अब इस स्कीमा का उपयोग कहाँ कर रहा है? बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए कर रहा है। तो सीधा आत्म सातीकरण होगा, इसका एसिमिलेशन होगा। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जीन पियाजे में अलग से करवाऊंगा इसको। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? ये पूछा है। पहला है अस्पष्ट उद्दीपक, दूसरा है अनुक्रिया की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? बताओ, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन दे रहा कि यदि कक्षा की गतिविधियां बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। यह बात तो ठीक है, अपना पे दिखाएं। आक्रामक और कुंठित हो जाता है, या कोई जरूरी को नहीं, कोई प्रतिभाशाली बालक है तो आक्रामक हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा ना। रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलना, ये भी गलत बात है। और बहुत ही तुक मिजाजी होता है, यह बात भी सरासर गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहब। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने को क्या उद्देश्य है? बताओ। एक अवास्तविक लक्ष्य है, देखो गलत आंसर, नेगेटिव आंसर। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, ये उससे भी नेगेटिव आंसर। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, यह बात गलत है। और तीसरा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, यानी उसका एटीट्यूड, विषय वस्तु कंटेंट और धारणा यानी अप्रोच, इनके परिवर्तन की उपेक्षा रखता है, यह बात सही है। ऑप्शन 3 ही इसको राइट आंसर होगा। देखो 8वां प्रश्न, समस्या समाधान नहीं है। देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन समस्या समाधान सिलेबस में मेंशन कर रखा है, तो प्रश्न बनता है यहाँ से। तो जो पॉजिटिव आंसर है समस्या समाधान से लिंक हो रहा है वही आंसर बनेगा। तो लक्ष्य उन्मुखी, यह बात तो सही है। दूसरा है एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, यह भी ठीक बात है, हम एक क्रम से बढ़ते हैं। समझ नाम आगे जना, आगे जानो ही को नहीं। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, अब देखो ये चौथो जो ऑप्शन है वो कट्ठे ही बात कौन कर रहे हो, कोई लिंक ही कौन हो रही हो समस्या समाधान बात कर रहे, जबकि ऊपरला तीनों ऑप्शन है कट्ठा न कट्ठा बात समस्या समाधान की करे हैं थोड़ी बहुत। प्रश्न संख्या 9, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है? एक प्रश्न डेफिनेटली अवाइड हूँ, पढ़ लेना इसको, प्रक्षेपी है प्रक्षेपी विधि। तो यहाँ तो कौन सा पूछा है? टीएटी परीक्षण पूछा है। कौन सा पूछा है? टीएटी परीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोजेक्टिव टेक्निक होगा, प्रक्षेपी विधि। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? अब ये वर्ड रट लो, चाहिए जहाँ पे भी सृजनात्मकता मिले ना वहाँ अपसारी चिंतन आंसर होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक बालक की वास्तविक आयु दे रखी है 13 और मानसिक आयु दे रखी है 14, तो IQ बताओ साहब। सीधो फॉर्मूला है, कहीं कोई जाने की आवश्यकता को नहीं, MA/CA, MA/CA गुणा 100 कर दो।
यानी 14/13 गुणा 100 गुणा भाग आता होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पूछे, वो इंग्लिश में दे रहा है कि आगे लो, तो राइट आंसर हो जाएगा पावलोव। बाल अपराध को बढ़ने को क्या कारण है? पहला ऑप्शन है माता पिता में अनबन रहना, घर अनबन रहे तो ठीक बात है, बाल अपराध टाबरिया गलत रास्ते पर उड़ जाए, अब बात तो ठीक है। आगे लो देख पर परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, टाबर गांव में नाम रोशन करे, वो चाहे वो नौकरी ना लागो चाहिए लेकिन बढ़िया व्यवहार रही तो भी ना पूरा गांव पूछ सी। परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना, श्रवण है वो बाल अपराध का गेला जाने को नहीं। समृद्ध परिवार को मतलब को नहीं कहे बाल अपराध हो जिससे ना, ऑप्शन नंबर ए अलग हुई पड़े, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न RT 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, या तो एक संस्था भी बनी है उदयपुर में है ना, बट टीचर ट्रेनिंग दी जाए, बच्चों के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, CC पर फोकस करी जा। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ठीक बात है। अकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ठीक बात है। और चौथा है 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था कौन करे? RT तो करेगा नहीं, कोई और कर सकते हैं। RT तो केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करेगा। आगे लो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? 4 चरण दे रखे हैं, हम कौन सा चरण है जो सही रूप क्रियात्मक अनुसंधान की व्याख्या करे? पहलो है उपकल्पनाओं का निर्माण। उपकल्पनाओं को संबंध सीधो है कि समस्या का कारण पर, तो केवल समस्या का कारण हो अपनो क्रियात्मक अनुसंधान पूरा थोड़ी हो जिससे, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। दूसरा सामान्यीकरण, देखो सामान्यीकरण तो क्रियात्मक अनुसंधान का किए नहीं जा सकता। जैसे मान लो एक स्कूल में कोई टाबर को नहीं आ रही 5-7 दिन में, आप क्रियात्मक अनुसंधान की योजना पता लगे कभी की दादी चलती रही। अच्छा, अब कोई और विद्यालय है बठे भी कोई टाबर को नहीं आ रही, जना अगर एक सामान्यकरण हो तो जना तो आप यहाँ कह देता कि एक ही भी दादी चलती रही, क्योंकि माली स्कूल में भी तो कोई जना दादी चलती रही, तो यहाँ थोड़ी उसके। तो बी ऑप्शन इसका होगा, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। ये रिपीट हुआ प्रश्न है, पहले भी आया हुआ है। अल्बर्ट बांडुरा, पियाजे और बांडुरा को ढंग से पढ़ लेना, अलग से सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, कुछ ज़्यादा इनमें बड़ी बात है नहीं, जो शब्दावली है उनको ही देखना है। तो इनके अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? ऐसे अल्बर्ट बांडुरा, और ऐसे पहले आएगा अवधान अटेंशन, दूसरा आएगा धारणा रिटेंशन, तीसरा आएगा रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन, और चौथा आएगा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा या अनुप्रेरणा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ने सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की यानी अनकॉन्शियस माइंड की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? पहला है व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी, दूसरा है स्वप्न विश्लेषण, तीसरा है समाजमिति विधि, और चौथा है साक्षात्कार। सही उत्तर होगा स्वप्न विश्लेषण। 18वां प्रश्न, ADHD का मतलब क्या है? अवधान से संबंधित विकार है ये, नहीं इसमें बच्चे एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो ध्यान से संबंधित विकार है, अवधान से संबंधित विकार है। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, क्या कहलाता है? तो सीधा इसका उत्तर माना है बोर्ड ने निदानात्मक परीक्षण। आप सिर्फ एक ही चीज़ इसमें ढूंढना, ये प्रश्न सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में आया हुआ प्रश्न है ये। इसमें प्रश्न में पूछा था स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जहाँ पे आपको मिले कमियाँ, राइट आंसर रहेगा डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक परीक्षण। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन था 2002 में। दो बातें याद रखिएगा, 2002, एक तो आर्टिकल 21 का याद रखिएगा और 11वां मूल कर्तव्य, ये दोनों जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन में। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, या तो गलत बात है, नेगेटिव आंसर है। बच्चों को पूर्ण रूप से खुला छोड़ देना, गलत बात। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, यह बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी, देखो ये जो वर्ड है ना सक्रिय भागीदारी, ये अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, को महत्व देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज RPM पूछा है, किसका मापन करता है? बुद्धि का करता है, फैक्चुअल प्रश्न है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कैसे सीखता है? अब बताओ, वाइगोत्स्की के क्यों अनुकरण, बांडुरा का है अनुकरण, तो ये तो होगा नहीं। वेशकों और समवेशकों के द्वारा परस्पर क्रिया से, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो पुनर्बलन स्किनर बात करते हैं, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो 1905 में कौन करियो? पिन्ने करियो, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयास किए जाएंगे? प्रतिभाशाली बालक है भाई, तो देखो इसमें जो नेगेटिव आंसर है उसको छोड़ देना। पढ़ाने की जो गति है उसको धीमा करना, गलत बात। उसे दंडित करना, गलत बात। उस पर ध्यान ही नहीं देना, ये तो उससे भी गलत बात। विशिष्ट कक्षाएं लगाओ साहब,
प्रोत्साहन करो बच्चे को, क्योंकि बच्चा कौन सा है, प्रतिभाशाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो सीधा उत्तर पड़ा है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। रीड 2015 का एजिटिक प्रश्न है। गणित के रूप में पूछता तो गणितीकरण करना उद्देश्य होता है, तार्किक चिंतन होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये विज्ञान को लेकर बिल्कुल सही बैठता है। अगला है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास के सिद्धांत से ये प्रश्न है। किस विचार से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका मतलब क्या है कि विकास जीवंत पर्यंत चलता है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। तो इसका मतलब ये निरंतरता का सिद्धांत होगा, L1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? बुद्धि का घटक नहीं है, ये हमें बड़ा, बुद्धि का घटक कौन सा नहीं है? देखो, तार्किक चिंतन, कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग, थिंकिंग नाम आ गया तो बुद्धि से तो हो गई होगा। स्मृति, मेमोरी, ये तो बुद्धि से कनेक्टेड चीज़ें। अनुभव से सीखना, ये भी है, लेकिन यहाँ जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा? व्यवसायिक रुचियाँ। इसका बुद्धि से संबंध नहीं है इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। तो 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मतलब टाबर का हाथ पैर नहीं हले। लिखना, खेलना, गेंद फेंकना, तीनों एक जैसे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। सोचना, इसमें किसी प्रकार का मोशन नहीं है, गति नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? केटल ने दी थी। फैक्चुअल प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ये 30 प्रश्न थे, लास्ट ईयर आपने दिया, तो कितने प्रश्न आपके सही हुए थे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो हल करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय।